शुक्रिया आपका और सम्मानित मंच और आप सभी लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। मित्रों, मैं 2012 में पहली बार अकोला आया था और हुआ ये था कि अखबार में मैंने पढ़ा कि अकोट ज़िले के एक तालुका, अकोला ज़िले के एक तालुका अकोट में दंगा हो गया है। तो हम लोग अपने साथियों के साथ आए थे फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए और जब अकोट पहुँचे तो ये मालूम पड़ा कि वो दंगा नहीं था। और मेरा अपना ये मानना है कि आज़ाद हिंदुस्तान में दंगा नहीं हुआ। मसलन कि आज़ाद हिंदुस्तान में दंगे के नाम पर जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो सभी आप कह सकते हैं कि वो एक तरफ़ा हमला है मुसलमानों के ऊपर। जो आज का विषय है मैं मतलब उस पर आऊँगा। आप देख सकते हैं इसको उठा के, ये सिलसिला 1962 से शुरू हुआ है, जबलपुर में जो बड़ा दंगा हुआ था और उसके बाद मुजफ्फरनगर तक। ये सारी घटनाएं हमें बताती हैं कि ये दंगे नहीं हैं, ये मैसेकर्स हैं, एक तरफ़ा हमले हैं। गुजरात में भी जब दंगा हुआ था, मतलब गुजरात में भी जो हुआ था 2002 में, उसके बारे में भी अखबारों में खबरें आई थीं कि कौमी फसाद हो गया, दंगा हो गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो मैसेकर था, एक पूरी कम्युनिटी को ख़त्म करने का एक अभियान था। और अकोट की जो घटना है, मैं बहुत संक्षेप में उसके बारे में यहाँ पर ज़िक्र करूँगा क्योंकि बहुत ही मतलब भयावह घटना थी वो। एक 7-8 साल का मासूम बच्चा, ये दुर्गा पूजा का समय चल रहा था और विश्व हिंदू परिषद ने एक स्टॉल लगाया हुआ था दुर्गा पूजा का, जिसके पास से जब वो बच्चा गुजरता है तो विश्व हिंदू परिषद वाले ये कहते हैं कि बच्चे ने जानबूझकर माँ दुर्गा की मूर्ति पर थूक दिया। और उसके बाद तमाशा शुरू होता है। अकोट थाने का घेराव शिवसेना के लोग करते हैं, बच्चे को थाने में रखा जाता है, माँ बाप को बुलाया जाता है, कई सारे मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है, 4 लोग मारे जाते हैं उसमें। तो अकोट में जब हम पहुँचे तो हमें मालूम पड़ा कि वो भी दंगा नहीं था जैसे देश में दूसरे दंगों के बारे में कहा जाता है। दूसरी बात मैं जो यहाँ पर करना चाह रहा था वो ये कि क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे उम्र के बहुत सारे लोग हैं और ख़ास तौर से मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ से है, कॉलेज से है। और मेरा अपना ये मानना है कि मेरी जो भी समझदारी है आज देश और समाज के बारे में, थोड़ी बहुत जो भी मैं जानता समझता हूँ, वो मुझे अगर मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम का हिस्सा ना होता तो शायद वो संभव नहीं था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो एक रूपांतरण, एक बदलाव हमारे अंदर शुरू होता है। देश विदेश के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है, बहुत कुछ हम पढ़ते लिखते हैं। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2.5 सालों में अगर सबसे ज़्यादा निशाना किसी एक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा, आरएसएस की सरकार के द्वारा, तो वो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, हायर एजुकेशन है। वो जेएनयू में दिखा हमें, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिखा, वो जामिया में दिखा, अलीगढ़ में दिखा, वो तमाम सारे देश के जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं, एफटीआई पुणे में भी हमें दिखा किस तरीके से जो आरएसएस के लोग हैं उनको भरा जा रहा है, किस तरीके से एजुकेशन का भगवाकरण किया जा रहा है। ये सब कुछ हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और वो इसलिए कि
इन 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा जो मोदी सरकार का पर हमला हो रहा है वो विश्वविद्यालयों के अंदर से ही हो रहा है। इसीलिए एक योजनाबद्ध तरीके से एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने की साजिश रची जा रही है। तीसरी जो बात मुझे करनी थी आप सबके बीच में वो ये कि पिछले 2-2.5 सालों में हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का माहौल है, लव जिहाद, घर वापसी, चर्च पर हमले और सैकड़ों की संख्या में जो दंगे फसाद हो रहे हैं। मैं ये सोच रहा था मित्रों कि मतलब लोकतंत्र की जो आत्मा है वो चुनाव, अगर किसी डेमोक्रेसी से इलेक्शन को आप निकाल दीजिए, चुनाव को निकाल दीजिए, तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अब चुनाव का मतलब जो है हमारे देश में दंगा हो गया है। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो एक पूरा सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण तैयार कर दिया जाता है। यूपी में चुनाव होना है फरवरी मार्च में और उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों का आगाज़ हो चुका है। अभी मोदी साहब आए थे 3 दिन पहले लखनऊ में और उसके बाद से योजनाबद्ध तरीके से वो दंगे की शुरुआत हो चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल किलिंग्स की घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा, जो 3 घटनाएं हैं जो तीनों ही महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती हैं। 10 मिनट और है। एक घटना हुई जो आप जानते होंगे, डॉक्टर दाभोलकर के बारे में वो घटना थी। उनकी हत्या कर दी गई और उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे। एक और हत्या हुई कॉमरेड गोविंद पानसारे की। वो शिवाजी का जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है उसका जो मतलब शिवाजी का एक जो सही रूप है, सही जो चेहरा है, वो उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। एक और घटना हुई थी, वो घटना है मोहसिन शेख की। आप जानते होंगे मोहसिन शेख के बारे में। मोहसिन शेख एक नौजवान था और पुणे के एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी हत्या आरएसएस की सरकार बनने के चंद घंटों के अंदर कर दी गई थी। और मोहसिन शेख का दोष सिर्फ इतना था कि उसकी दाढ़ी थी और वो नमाज़ पढ़ने जा रहा था। उसने टोपी भी पहन रखी थी। मैं ये सोच रहा था कि हमारे समाज में मतलब आप सोचिए कि नफ़रत कितनी बढ़ गई है। मसलन एक आदमी अगर दाढ़ी और टोपी रखता है तो उसको मारा जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी नफ़रत है। एक और हत्या हुई जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, वो थी मोहम्मद अखलाक की। एक आदमी को मारने के लिए 1000 की भीड़ ने हमला किया और उसके बाद पूरे देश में उस घटना की निंदा हुई। जो विमर्श चला, मतलब अखलाक की हत्या के बाद जो पूरे देश में डिस्कोर्स चला, कहीं पर भी ये आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ी कि आज़ाद भारत में हमें आज़ाद हुए अब तो लगभग 70 साल होने वाला है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये तय करने का अधिकार हमें नहीं है। मतलब उस हत्या के बाद भी कहीं ये डिस्कोर्स नहीं चला। आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं अखलाक की हत्या से जुड़े हुए या गोहत्या से जुड़े हुए। 1885 में पहली बार दंगा हुआ गाय के नाम पर बिहार के सारण जिले में और उसकी आग देश के दूसरे कई हिस्सों में फैली। मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ आपके सामने कि आज भी लगभग 125 साल के बाद भी उसी गाय के नाम पर हत्या और दंगे हो रहे हैं। हमारा समाज कितना मैच्योर हुआ। गाय गोहत्या के नाम पर जो कानून बने हैं आप उनकी शिनाख्त करिए। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर आज इतने सख्त कानून हैं कि किसी आदमी को 7 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। मसलन आप सोच सकते हैं कि महिला आंदोलन को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। बलात्कार को लेकर जो कानून बने उसमें बहुत बाद में ये अमेंडमेंट हुआ कि एक रेपिस्ट को 7 साल की सज़ा तय की गई और महिला आंदोलन का ज़बरदस्त एक दबाव था जिसके चलते ऐसा हो पाया। लेकिन गाय की हत्या को लेकर कितनी आसानी से कानून बन जाता है। और
मुझे लगता है कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, मसलन पूरे देश में गौहत्या को लेकर जो कानून बने हैं वो बीजेपी की सरकार ने या आरएसएस की सरकार ने बाद में बनाए हैं, पहले कांग्रेस ने बनाए हैं। तो इनकी जो भूमिका रही है उनको भी हमें चेक करना चाहिए। दूसरी बात मैं जो ये करना चाह रहा हूँ, और मैं जो ख़ास तौर से करना चाह रहा हूँ, कि वो ये कि हमें उस 1000 लोगों की भीड़ के बारे में सोचना चाहिए जिसने अखलाक की हत्या की है, क्योंकि इस भीड़ का जो दायरा है वो आज़ादी के बाद से लगातार बढ़ रहा है। ये वही भीड़ है मित्रों जिसने सिखों को मारा था 1984 में। ये वही भीड़ है मित्रों जिसने असम के नेल्ली में सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों को मारा था। ये वही भीड़ है जिसने भागलपुर के अंदर 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को मारा था। ये वही भीड़ है जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था। ये वही भीड़ है जो गुजरात में दिखी थी और मुजफ्फरनगर में भी यही वही भीड़ थी। तो मुझे लगता है कि इस भीड़ के बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए। 5 मिनट का समय, सिर्फ 5। और जब आप इस भीड़ के बारे में बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस सेकुलर पॉलिटिक्स की भी शिनाख्त करनी चाहिए। हमें बिल्कुल निर्मम तरीके से उस सेकुलर पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी चाहिए कि उसने क्या किया है आज़ादी के बाद। सिर्फ आरएसएस को दोष देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आरएसएस का तो एजेंडा है इस देश को बांटने का। वो अगर दंगा करा रहे हैं तो ये हमें मालूम है कि वो आए हैं इस धरती पे यही करने के लिए। लेकिन जिस सेकुलर पॉलिटिक्स ने इस देश में लोकतंत्र और संविधान और किसके लिए क्या क्या कस्में खाई हैं, उसने क्या किया? उसने देश की आवाम को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से लैस करने के लिए क्या काम किया? देश में आज़ादी के बाद सैकड़ों की संख्या में दंगे हुए हैं। उन दंगों पर जो जांच आयोग बने, आप मुझे बताइए कि उन जांच आयोगों की रिपोर्ट को कहाँ अमल किया गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिस जगह खड़े हुए हैं, अगर हमने ईमानदारी से इन तमाम सारे सवालों पर नहीं सोचा तो मुझे लगता है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़, मैं जिस तंजीम से हूँ, रिहाई मंच, वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और टेरर के तमाम सारे जो मुद्दे होते हैं उस पर हम लोगों का काम रहता है। और हमारा ये मानना है कि टेरर से जुड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का सवाल से ज़्यादा बढ़कर वो एक राजनीतिक सवाल है और उसको पॉलिटिकल तरीके से ही हल किया जा सकता है। हमें उसके खिलाफ एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी होगी, तभी वो सवाल हल हो सकता है। शुक्रिया।